कृषि विभाग में सरकारी नौकरी करने वाली एक महिला खुद अपने लिए शादी.com पर एक लड़का तलाशती है और उस लड़के के साथ घर वालों की रजामंदी से शादी भी कर लेती है। दोस्तों, शादी को मात्र 25 दिन ही बीतते हैं और 25 दिनों में वो 2 बार इस परिवार को छोड़कर भाग जाती है। दोस्तों, हालांकि ये लोग हनीमून के लिए विदेश भी जाते हैं और वहां से 10 दिन के टूर में से 4 दिन में ही इनकी वापसी हो जाती है। क्या था पूरा मामला, क्यों ऐसा हुआ था, एक सरकारी कर्मचारी इस तरह से कैसे कर रही थी जो वो खुद अपनी पसंद का लड़का चुनती है, उसके बावजूद भी वो उसे छोड़कर क्यों भाग जाती है। दोस्तों, बहुत सारे सवाल आपके जहन में भी होंगे। आज इस पूरे मामले से डिटेल से पर्दा उठाने वाले हैं। आप लास्ट तक हमारे साथ जरूर बने रहिएगा। दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं राहुल क्राइम शो और आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूं, ये बिहार के पटना की हकीकत की घटना है। यहां पर आर्या दीप्ति नाम की एक लड़की जिसकी उम्र 26 साल होती है, जो पटना में ही कृषि विभाग में एक बड़े ऑफिसर के पद पर काम करती है। अब यहां पर घरवाले बार बार इससे शादी के लिए बोल रहे थे कि बेटी अब तू शादी कर ले, शादी योग्य हो चुकी है, कोई लड़का अपने लिए तू ढूंढ ले या हम तेरे लिए कोई लड़का ढूंढ लेते हैं। वो लड़की कहती है कि मैं अपने लिए एक लड़का ढूंढ लेती हूं। दोस्तों, उसके बाद ये शादी.com पर जाती है और जो जीवनसाथी.com होता है वहां से एक लड़के को देख लेती है। लड़के का नाम शुभम होता है, जो वहीं पटना में रहकर एक प्राइवेट जॉब किया करता है। दोनों की शादी.com पर अच्छे से बातचीत होती है और बातचीत होने के बाद इन दोनों के घर वालों को बताया जाता है, घर वालों की रजामंदी से 4 दिसंबर 2025 को इनकी शादी की डेट रख दी जाती है। बड़ी ही धूमधाम से ढोल नगाड़ों से इनकी शादी होती है और शादी होने के बाद जो दुल्हन है दीप्ति, वो शुभम के घर आ जाती है और वहाँ पर 2-3 दिन आराम से रहती है। उसके बाद ये लोग प्लान बनाते हैं कि हनीमून के लिए विदेश जाना चाहिए। फिर ये नेपाल जाने का प्लान बना लेते हैं और ये यहाँ से नेपाल निकल जाते हैं। दोस्तों, 10 दिनों का इनका टूर होता है, लेकिन ये 10 दिन ना लगाकर 4 दिनों में ही वहाँ से वापस आ जाते हैं। जो लड़की होती है दीप्ति, वो यही कहती है कि मेरी कंपनी का अर्जेंट वर्क आ गया है, मुझे वापस जाना पड़ेगा। दोस्तों, अब यहाँ पर पति पत्नी दोनों नेपाल से भारत वापस आ जाते हैं और 26 तारीख को दोनों ही सुबह सुबह अपनी ऑफिसों के लिए निकल पड़ते हैं। दोस्तों, जैसे ही शाम को 5 बजते हैं, जो लड़का होता है शुभम, वो अपनी पत्नी की ऑफिस में पहुंचता है और वहां जाकर देखता है कि पत्नी तो आज यहां ऑफिस में आई ही नहीं। अब उसके हाथ पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। वो सोच में पड़ जाता है कि यार पता नहीं ये दीप्ति गई तो गई कहां। उसके बाद दीप्ति के मोबाइल पर फोन किया जाता है, मोबाइल भी स्विच ऑफ होता है। अब यहां पर जो दीप्ति के घर वाले हैं उनको भी बताया जाता है। दीप्ति के घर वाले भी यहाँ पर यही कहते हैं कि पता नहीं, हमें तो, हमारे पास तो उसका कोई फ़ोन वोन है ही नहीं। उसके बाद ये नज़दीकी पुलिस स्टेशन में पहुँच जाते हैं। पुलिस यहाँ पर अपनी जांच पड़ताल में लग जाती है, क्योंकि जो शुभम होता है वो भी काफ़ी पैसे वाला होता है। पुलिस बिना कुछ देरी किए हुए इस दीप्ति के मोबाइल नंबर को ट्रेसिंग पर लगाती है और इसकी लास्ट लोकेशन के बारे में जांचने की कोशिश करती है। जैसे ही 27 दिसंबर दोपहर के 2 बजते हैं तो दीप्ति का फ़ोन ऑन हो जाता है। जैसे ही दीप्ति का फ़ोन ऑन होता है तो पुलिस उसकी लोकेशन को जांचती है। लोकेशन उसकी भागलपुर में होती है, जो पटना से लगभग 250 किलोमीटर की दूरी पर होता है। दोस्तों, पुलिस बिना कुछ देरी किए हुए सीधे भागलपुर पहुंच जाती है और भागलपुर से इस लड़की को गिरफ्तार कर लिया जाता है। जब इस लड़की से पूछताछ की जाती है तो ये लड़की यहाँ पर बिना झिझक के कहने लगती है कि मेरे एक फ्रेंड का जन्मदिन था और मैं उसके जन्मदिन में यहाँ सेलिब्रेशन करने के लिए आई हूँ। ये मेरे फ्रेंड का घर है और मैं यहाँ से अब आपके साथ वापस चल रही हूँ। अब पुलिस वालों को भी लग रहा था कि इसके ऊपर हम क्या कहें, कैसे इसके ऊपर आरोप लगाएं कि इसका इस लड़के के साथ अवैध संबंध भी है, लेकिन पुलिस वाले यहाँ पर डरते हैं, वो कुछ भी नहीं कहते और उस लड़की को लेकर सीधे
अपने शहर पटना में आ जाते हैं और पटना में आकर उस लड़की को छोड़ देते हैं कि तू जा अपने घर चली जा। लेकिन वो लड़की अपने घर नहीं पहुंचती और फिर यहाँ पर शाम को 7 बजे जो परिवार के लोग बाग होते हैं, फ़ोन पर तो उनसे बातचीत हो रही थी, शाम को 7 बजे वापस थाने में पहुंचते हैं और थाने में आने के बाद पुलिस वालों से दोबारा से उस लड़की की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं और कहते हैं कि हमारे पास दीप्ति पहुंची ही नहीं है। पुलिस वालों की भी समझ में नहीं आ रहा था कि उस लड़की को हमने इस शहर में लाकर छोड़ दिया था और उसने यही कहा था कि मैं सीधे अपने घर जा रही हूं, लेकिन वो लड़की फिर से कहां भाग गई। अब उसका फिर दोबारा से मोबाइल स्विच ऑफ हो जाता है। 27 दिसंबर का ये वाकया होता है और अब यहां पर जो इस लड़के की मां है उसकी तबीयत बार बार बिगड़ने लगती है और फिर उसे नज़दीकी हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। दोस्तों, पुलिस अब यहां पर अपनी जांच पड़ताल करती रहती है और 36 घंटों के बाद यहां पर पुलिस एक ऐसा खुलासा करती है कि इसका एक कॉलेज का बॉयफ्रेंड है, उसके साथ ये लड़की भाग चुकी है और अब शायद ये वापस भी नहीं आने वाली है। यहां पर आप लोग देख पा रहे हो किस तरह से एक लड़की जो सरकारी नौकरी में होती है अपनी पसंद से एक लड़के से शादी करती है, शादी.com पर जाकर वहां पर लड़के को चुनती है और उसके बाद शादी करती है। लेकिन अब उसका जो कॉलेज का प्यार है फिर से जाग जाता है और फिर वो उस कॉलेज के प्यार के साथ भाग जाती है। दोस्तों, यहाँ पर आप लोग भी सोच रहे होंगे कि क्या बड़ी वजह रही होगी, अगर इस लड़की को ऐसा ही करना था तो इसे इस लड़के से शादी क्यों की थी। वो उसी लड़के से शादी कर सकती थी जो इसका कॉलेज का फ्रेंड था। अब इसके मन में क्या हुआ, क्या इसने इस लड़के के बारे में देखा, क्या थी पूरी कहानी, ये तो अभी जब वो लड़की दोबारा से पकड़ी जाएगी तभी इस सब का खुलासा हो पाएगा। लेकिन फिलहाल यहाँ पर इस घटनाक्रम को सुनकर हर कोई व्यक्ति सोचने के लिए मजबूर हो गया है। चारों तरफ हंगामा हो रहा है कि आजकल हो क्या गया है। दोस्तों, यहाँ पर जो लड़की के माता पिता हैं वो भी कुछ नहीं कह पा रहे हैं, उनकी भी समझ में कुछ आ ही नहीं रहा कि यार हमारी लड़की ने ऐसा कदम क्यों उठा दिया। इधर जो लड़का है वो यही कह रहा है कि मैं इस लड़की से एक बार मिलना चाहता हूं और इससे पूछना चाहता हूं कि तूने मेरे जीवन को क्यों बर्बाद कर दिया। अगर तुझे मेरे साथ शादी में रहना ही नहीं था तो क्यों मेरे साथ शादी के 7 फेरों के बंधन में तू बंधी, क्यों हमारे परिवारों की बदनामी तूने की, क्या बड़ी वजह थी। दोस्तों, लड़का भी यहाँ पर डिप्रेशन में चला गया और जो लड़के की माँ है वो तो बार बार बेहोशी होती जा रही है। दोस्तों, आप लोग यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं, क्या यहाँ पर बड़ी वजह आप लोगों को दिखाई दे रही है। दोस्तों, आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। दोस्तों, जिन साथियों ने हमारे पिछले वीडियोज पर कमेंट किए थे उनका नाम हम यहाँ पर बारी बारी से लेने वाले हैं। दोस्तों, जो अभी मैं कमेंट पढ़ने जा रहा हूँ ये हमारे नए चैनल यूट्यूब पर जो हमने अभी बनाया है राहुल क्राइम शो, उस पर आए हैं। सबसे पहला जो कमेंट आता है वो श्यामलाल सियाग का आता है। मैं श्यामलाल चौधरी, नौका, बिहार, राजस्थान। आप बहुत अच्छी कहानी सुनाते हो, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद APH क्राइम, वेरी गुड स्टोरी, बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट आता है साहब सिंह सरदार का, जिला बिजनौर से हमें कमेंट करते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद छगन दास खराड़ा, बंद, राजस्थान से, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद जिला बिजनौर से साहब सिंह सरदार जी, वेरी गुड स्टोरी, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में जो कमेंट आता है वो आता है दया शंकर सिंह राजपूत ठाकुर, UP 43 गोंडा से, भाई जी राम 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 जी। उसके बाद रामलाल कुशवाहा जी विदिशा पूर्णिया से, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आता है वो आता है राव मोहम्मद यासीन, लाहौर पाकिस्तान से, भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप लाहौर पाकिस्तान से हमें कमेंट करते हैं। दोस्तों, इसी तरह से आप लोग हमारे साथ बने रहें, इसी तरह से आप लोग हमारे साथ में कमेंटों को साझा करते रहें। दोस्तों, फेसबुक पर भी जिन साथियों ने हमारे साथ में कमेंट किए हैं उनके भी नाम हम यहाँ पर बारी बारी से लेने वाले हैं। फेसबुक पर जो सबसे पहला कमेंट आता है वो कमल अंसारी जी का आता है। वो कहते हैं कि आपकी कहानी बहुत ही बेहतर होती हैं, आप हर दिन कहानी लाया करो, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद समाधान पाटिल जी, भाई साहब राम राम, आपकी कहानी बहुत ही अच्छी होती है। समाधान पाटिल, जलगांव, महाराष्ट्र से, बहुत बहुत धन्यवाद। पंकज कुमार जी, राम राम भाई साहब, आपकी स्टोरी बहुत ही ब्यूटीफुल है, मेरा नाम पंकज है, बहुत बहुत धन्यवाद। मोनू जैन जी हमें कमेंट करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। अनिल कुमार जी हमें कमेंट करते हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद रणधीर सैनी
सैनी जी हमें कमेंट करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। याकूब मियाँ जी हमें कमेंट करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद मनफूल सिंह जी हमें कमेंट करते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गणेश कुमार जी हमें कमेंट करते हैं, जो उत्तर प्रदेश के जिला प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं, गणेश वर्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राम शब्द जी हमें कमेंट करते हैं, राम राम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वेश कुमार जी हमें कमेंट करते हैं, वेरी नाइस, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद विद्याचल राजभर जी हमें कमेंट करते हैं, लाजवाब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद संजीव कुमार जी हमें कमेंट करते हैं, संजीव जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग इसी तरह से हमारे साथ बने रहें, इसी तरह से अपने कमेंट हमारे साथ में साझा करते रहें दोस्तों। उसके बाद मोनू जैन जी भी हमें कमेंट करते हैं, आपकी कहानी बहुत ही बेहतर होती है, बहुत बहुत धन्यवाद। शंकर स्वामी जी, आपकी कहानी बहुत ही अच्छी होती है, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद अशोक ढाका जी, नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई, उज्जवल भविष्य हेतु शुभकामनाएं। रावत साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अशोक जी, आपने इतना अच्छा कमेंट हमारे साथ में साझा किया। आप सभी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहें, इसी तरह से अपना प्यार हमारे साथ में दिखाते रहें। आप सभी का फिर से एक बार दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद,